हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स। आज हम क्लास 9th की ग्रेविटेशन चैप्टर की सेकंड वीडियो करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, अब करते हैं इस चैप्टर की सेकंड वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 9th क्लास में ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक पे, बाकी डिटेल्स हम इस टॉपिक पर 11th क्लास में पढ़ेंगे। सो ये जो लॉ है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इट इज गिवन बाय जोहान्स केप्लर। जोहान्स केप्लर ने ये लॉ दिया था। इस लॉ में इस केप्लर ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो पाथ होता है जिस पे प्लैनेट मूव कर रहा है। अगर कोई प्लैनेट है तो जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्स होता है। जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो एक एलिप्स होता है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। उसके एक फोकाई पे सन होता है। फोकाई क्या होता है? देखो, ये एलिप्स है। एलिप्स की जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस पे दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये, एक फोकस ये। फोकाई फोकस का प्लूरल होता है। सो इस एक दो फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारे पास होता है सन। सेट कर लेते हैं, इस यहाँ पे है हमारा सन। दोनों में से किसी एक फोकस पर सन होता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होता है? एलिप्स होता है। प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, मींस विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। इन दोनों फोकस में से किसी एक पर क्या होता है? सन, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसके एक फोकाई पे सन होता है। सेकेंड लॉ है हमारे पास केप्लर का लॉ ऑफ एरियाज, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। इसके अकॉर्डिंग द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक प्लैनेट है, ये इसका ऑर्बिट है। अगर कोई प्लैनेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, टी टाइम के अंदर, तो वो जो एरिया कवर करेगा वो ये है। अगर टी टाइम में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने ये एरिया कवर किया। सेम प्लैनेट अगर पहले यहाँ था और वो टी टाइम में यहाँ पहुंच गया प्लैनेट, इस टी टाइम में इस प्लैनेट ने कितना एरिया कवर किया? ये एरिया कवर किया। सो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, मतलब प्लैनेट इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करते हैं। जितना इस प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में जितना एरिया कवर किया उतना ही एरिया टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाने में एरिया कवर करेगा। मीन्स इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर का थर्ड लॉ क्या है? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, प्लैनेट और सन की जो डिस्टेंस है, सपोज इसे हम आर बोले, तो आर का जो क्यूब है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट और सन की जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द, ये प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। उसका ऑर्बिटल पीरियड टी, ऑर्बिटल पीरियड मतलब उस प्लैनेट को एक पूरा ऑर्बिट का चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। उस ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने का टाइम जो कि है टी, उस टी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मींस द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, प्लैनेट और सन की जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू द, वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। जो ऑर्बिटल पीरियड है टी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास मास एंड वेट। मास और वेट तो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, अगर हम अपना वेट मेजर करते हैं सो एक्चुअली में हम वेट नहीं, हम मास मेजर करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, अगर हम कहें मैं 50 kg की हूँ सो वो मास है, वो वेट नहीं है, वो मास है हमारा।
ठीक है। एंड वेट होता है फोर्स, वेट एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेट। देखो डेफिनेशन देखते हैं फिर समझ में आएगा। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। मास जो होता है मैटर की क्वांटिटी, कितना मैटर प्रेजेंट है। द मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेरा मास जो है वो 50 kg ही रहेगा, चाहे मैं अर्थ पे रहूँ, चाहे मैं मून पे रहूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, स्पेस में रहूँ। मास जो एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा मास। मास इज नो डायरेक्शन, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस्ड, बीम बैलेंस से मास मेजर होता है। बीम बैलेंस क्या होता है, यही कि इसको, इस बैलेंस को हम बोलते हैं बीम बैलेंस, राइट। मास हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। मास की यूनिट होती है केजी। तो वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि अर्थ अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, अर्थ या कोई भी प्लेनेट ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है ना, उसे वेट बोलते हैं। सो वेट एक्चुअल में मास नहीं है, वेट मास नहीं है, वेट अलग टर्म है, वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो हमें पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू mg। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, मीन्स हम F की जगह W रख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू mg। सो वेट हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी है। अगर मेरा मास 50 kg है, सो वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास 50, अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, तो हो गया 500 न्यूटन। तो अगर मास 50 kg है तो वेट है 500 न्यूटन। ओके, द वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे, देखो जी जो है वो हर जगह सेम नहीं रहता। अर्थ पे हमें पता है जी 10 है, 9.8 है, कहाँ पर, अर्थ पे, पर मून पे जी कुछ और है। हर जगह जी अलग रहेगा, स्पेस में जी कुछ और होगा, कहीं ऐसा होगा जब ग्रेविटी लग ही नहीं रही है। सो जी हर जगह अलग अलग, सो वेट हर जगह अलग अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। मास की एसआई यूनिट हमारे पास केजी थी, बट वेट की एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन है, बिकॉज फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और वेट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोलते हैं। सो वेट की यूनिट न्यूटन हो जाएगी। वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस देखो एक डिवाइस होता है, इसमें ऐसे स्प्रिंग लगी होती है और इधर ऐसा एक हुक होता है, यहाँ पे हम एक मास उस पे सस्पेंड करते हैं और उस मास से हम उस स्प्रिंग बैलेंस से मास सस्पेंड करने पे स्प्रिंग कितना नीचे गई उससे हमें पता लग जाता है उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। ठीक है, सो वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं और मास मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीम बैलेंस्ड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया, मास सिर्फ इनर्शिया का मेजरमेंट है। एंड वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट एक वो फोर्स होता है जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। its SI unit is kg and its SI unit is Newton. It remains constant everywhere, मास हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, जीरो कभी नहीं हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ तो मास होगा ही होगा। इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट कैन बी जीरो। वेट हमारे पास जीरो भी हो सकता है, अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ग्रेविटी लग ही नहीं रहा है, ग्रेविटी जीरो है, ग्रेविटी इक्वल्स टू जीरो, जब ग्रेविटी जीरो है तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इट कैन बी मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस, इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, पहले देखा हमने। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसका डायरेक्शन भी होता है, बिकॉज ऑब्वियस है ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का एक डायरेक्शन होता है। ग्रेविटी जो है वो अर्थ के सेंटर टुवर्ड सेंटर लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन सो वेट का भी डायरेक्शन होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे वेट क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम ऑन अर्थ एज वेल एज मून। मास तो
सेम रहेगा, अर्थ पे भी मून पे भी, बट वेट इज डिफरेंट, वेट डिफरेंट रहता है। देखो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज W इज इक्वल्स टू mg। वेट हमें पता है W इज इक्वल्स टू mg होता है, वेयर W इज इक्वल्स टू gmm/r²। W क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, gm, दोनों ऑब्जेक्ट दोनों मासेस का प्रोडक्ट और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट है। सो F की जगह मैंने वेट पुट करा, W इज इक्वल्स टू gmm/r²। अब देखो लेट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी गिवन एज, ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट क्या होगा इस इक्वेशन में देखो, डब्ल्यू ई मतलब अर्थ का वेट, जी हमारे पास कांस्टेंट रहता है, हमने अर्थ का मास लिया और एक ऑब्जेक्ट का मास लिया, और अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो कि अर्थ की रेडियस है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा है तो अर्थ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, अर्थ की रेडियस इतना, ठीक है। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, एंड एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, and RE is the radius of Earth. Similarly, weight of an object on moon, moon पे weight क्या होगा, Wm is equals to G moon का mass into object का mass into moon और object के बीच में distance का square। तो Rm क्या है, radius of moon, mm क्या है, mass of moon। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आई, एक इक्वेशन थी हमारे पास ये, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास ये। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम दोनों को डिवाइड करूँ, डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम करूँ, डब्ल्यू ई कितना, जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर, जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर, डिवाइड किया इससे, अगर इससे डिवाइड करूँ मैं इसको तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, आर एम ऊपर जी एम एम बाई एम। अब देखो कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल हो गई, जी से जी गया, एम से एम कैंसिल, बचा क्या, एम ई बचा, एम ई लिख दिया, यहाँ एम एम बचा, यहाँ आर एम और यहाँ आर ई का स्क्वायर था, ठीक है। नाउ वी नोन दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। हमें पता है कि अर्थ का मास जो है, मास जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा है। सो मास ऑफ अर्थ इज टू 100 इंटू मास ऑफ मून, एंड जो अर्थ की रेडियस है वो 4 टाइम्स है रेडियस, मून की रेडियस है, अर्थ की रेडियस जो है वो मून की रेडियस से 4 टाइम्स है। तो आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर एम। सो इस इक्वेशन में अगर मैं अर्थ का मास की जगह, अर्थ के मास की जगह 100 ऑफ अर्थ के मास की जगह ये पुट कर दूँ, एम ई की जगह अगर 100 एम एम पुट कर दूँ, एम ई की जगह मैंने 100 एम एम पुट कर दिया, और आर ई की जगह 4 आर एम पुट कर दूँ, ये था आर ई की जगह मैंने 4 आर एम पुट किया। अब एम एम से एम एम कैंसिल, आर एम से आर एम कैंसिल, 100 1/4 का स्क्वायर 1/16, 100/16, इसको सॉल्व करने पे 6.25 आएगा जो कि 6 के अप्रॉक्स है। डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम कितना होगा, 6/1, डब्ल्यू एम इधर जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डब्ल्यू एम कितना होगा, डब्ल्यू ई डिवाइड में डब्ल्यू 6। सो ये आ गया हमारे पास, जो मून का वेट है वो अर्थ के वेट से 6 टाइम्स है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करिए, इस चैप्टर के नोट्स बनाते रहें, और इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसमें आपको इस चैप्टर के नोट्स की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ जाके इस चैप्टर के नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।